नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग CHSL इस बार CHSL में पूछे गए उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। CI में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथली हो रहा था। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जो हमारा प्रिंसिपल था वो 8,000 रुपया था। हमारा रेट दिया हुआ था 6.5% पर एनम और 18 महीने का समय था। और पूछा जा रहा था कि जो अमाउंट होगा वो कितना होगा अगर ब्याज को मंथली संयोजित किया जाता है, मासिक रूप से संयोजित किया जाता है। इससे पहले जो अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले इंस्टॉलमेंट इन CI एंड SI पार्ट 1, वहाँ हमने चर्चा की है CI और SI के बेसिक डिफरेंस की। आगे यहाँ बात करते हैं हम लोग CI कैसे हम लोग निकालते हैं। आप लोग जो चीज़ें जानते हैं CI निकालने के लिए, एक तो आप लोग डायरेक्ट रेट परसेंट लिखना जानते हैं 2 वर्ष के लिए, R² और 2R, है ना। जैसे अगर 10% रेट है तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का 2 शून्य यहाँ, और 10 दूनी 20 और उधर का 1 21, है ना। ये आप लोग जानते हैं। 3 साल के लिए अगर लिखना होता है तो क्या करते हैं आप, R³ 3R² और 3R, नहीं तो जैसे 10% हमारा रेट है पर एनम, तो इसका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 3 साल के लिए CI के लिए। 10 का क्यूब 1000 का 2 यूनिट हम लेंगे, 2 जीरो बचा 10, 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, 300 और 10, 310 का 10, 3 बचेगा यहाँ, 10 या 30, 3 33, 33.1% आया। ये हम लोग जानते हैं पहले से CI निकालने के लिए, लेकिन 2 साल 3 साल उसके बाद फिर इसमें फंस जाते हैं हम लोग। दूसरी जो चीज़ जानते हैं हम लोग वो जानते हैं CI ट्री। बाकी एक तो बेसिक जो हमारा है वो है ही P × 1 + R/100 T-1। ये आपके पास CI का आपके पास है फॉर्मूला, ये बेसिक है ही। पर यहाँ 18 महीने समय हमारा, हम इसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मंथली कैलकुलेशन हो रहा है तो हमारा टाइम भी 18 यूनिट हो जाएगा, है ना। और प्रति यूनिट का जो रेट होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। दूसरी जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं CI ट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रिंसिपल हमारा 10,000 होता, रेट हमारा 10% होता, तो मान लीजिए कि अगर हम CI ट्री का इस्तेमाल करते, अगर 2 साल समय होता, अगर एक ही साल समय होता तो 10,000 का 10% मिलता 100। अगर 2 साल समय होता तो 10,000 का 10% 100 तो मिलता ही, साथ ही इस 100 का 10% 10 भी मिलता। अगर 3 साल समय होता तो ये 10,000 का 10% 100 तो मिलता ही, साथ ही इस दोनों पर भी 10-10% मिलता यानी 20 मिलता, और इस 10 का 10% मिलता यानी 1 मिलता। क्लियर है। अगर 4 साल समय होता तो क्या होता, यहाँ 100 मिलता ही, इस 3 100 पर मिलता कितना 30, ठीक है। इस पर देखिए 3 मिलता 10% इसका, 30 का 10%, क्लियर है। और इस 1 का 10% फिर मिलता कितना 0.1, क्लियर है। मतलब कि देखिए यहाँ ध्यान से, आप लोग मैजिक नंबर्स के बारे में जानते हैं। जो मैजिक नंबर्स है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं CI के लिए, आज हम बात करेंगे मैजिक नंबर्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। और केवल 2 3 4 5 नहीं, और आगे भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैजिक नंबर्स का। और इस क्वेश्चन को हम लोग इसी मैजिक नंबर पर बनाएंगे। कोई हमको केस स्टडी की आवश्यकता नहीं है, ना ही बाइनोमियल की आवश्यकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम लोग इसको। पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें इन चीज़ों को। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर 1 साल का हमको चाहिए तो 10% हमने निकाल दिया। 2 साल का अगर हमको चाहिए तो देखिए क्या हो गया है, 10% 2 बार आया, यानी पहला 10% 2 बार आया और दूसरा 10% 1 बार आया। 21 मैजिक नंबर हमारा 2 साल के लिए होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर 3 साल के लिए देखें तो पहला 10% कितनी बार आया है 3 बार, और दूसरा 10% कितनी बार आया है 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार, और तीसरा 10% कितनी बार आया है 1 बार, 3 3 1, ठीक है। 4 साल के लिए अगर हम देखें तो पहला 10% कितनी बार आया 4 बार, ठीक है। दूसरा 10% 3 2 5 1 6 बार आया है, ठीक है। तीसरा 10% 3 1 4 बार, चौथा 10% 1 बार 4 6 4 1। ये आपके पास मैजिक नंबर्स होते हैं। और इन मैजिक नंबर्स को हम CI ट्री से ही नहीं बल्कि और भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है उसको देखते हैं। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2C1 और 2C2। 2C1 का वैल्यू 2 होता है, आपको पता है। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, क्लियर है। NC0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, NC1 का वैल्यू कितना होता है n होता है, क्लियर है।
एन सी एन का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसके बाद एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। ये कॉम्बिनेशन की ये चीज़ें लगभग बच्चे जानते हैं, पी एन सी पी ओ के भी सिलेबस में है। एसएससी में डायरेक्टली सवाल नहीं पूछाते पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का। यहाँ देखें ध्यान से क्या आ रहा है, 3C1 का वैल्यू 3, 3C2 का वैल्यू 3 और ये 3C3 है ना, क्लियर है। ये देखिए क्या है 4C1, ये 4C2 है। अगर आपको 4C2 निकालना है तो देखिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ 4 तक का गुना है, यहाँ 2 तक का गुना है, हटा दीजिए, 4 गुना 3 बचेगा बटा 2, 4 3 12 बटा 2 6, है ना। हमको कोई भी वैल्यू निकालना हो, मान लीजिए कि हमको 9C3 निकालना है तो ऊपर फैक्टोरियल 9 आएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 आएगा। जो बड़ा वाला उसको पीछे से हटा दीजिए, है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 9 गुना 8 गुना 7, नीचे ये फैक्टोरियल 3 यानी 3 गुना 2 गुना 1, क्लियर है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो आगे से हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे इतना, है ना। समझ में आ रही है बात, हमको पता है जो डिफरेंस आएगा उसमें से बड़ा वाला पीछे से हटा देंगे, जो नंबर से यहाँ बचेगा उसमें इस बचे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4C1 है, ये 4C2 है, ये 4C3 है ना। जो 4C1 का वैल्यू है वही 4C3 का भी वैल्यू है, और ये 4C4 है। अब बताइए अगर 5 साल के लिए होगा तो CI के लिए मैजिक नंबर हमारा क्या होगा, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, है ना। 5C1 का वैल्यू 5 आएगा, 5C2 का वैल्यू 10 आएगा और 5C3 का भी वैल्यू 10 आएगा, 5C4 का वैल्यू 5 आएगा और ये 1 आएगा, क्लियर है। 5 10 10 5 1, मतलब अगर हमको 5 वर्ष के लिए CI निकालना है तो मान लीजिए 10% रेट है तो पहला 10% को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उस 10% के 10% को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ जो 10% वैल्यू आया था उसके 10% को 10 से, मतलब बार बार अगला 10% निकालते जाएं और इन नंबर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दें तो हमको CI निकल आएगा, ठीक है। और इस तरह से हम कितने भी साल का CI निकाल सकते हैं, क्लियर है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको जड़ पता चल गया कि जो हमारा मैजिक नंबर है वो कहाँ से आता है। 6 साल का होगा तो भी हम लिख पाएंगे, ठीक है, 6 साल का होगा तो भी हम लिख पाएंगे, 7 साल का होगा तो भी हम लिख पाएंगे। अभी 18 साल का है उसको भी हम लिख पाएंगे, 18C1, 18C2, 18C3। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्लियर है। मैजिक नंबर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा और उस पर हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो हम अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आपको एक बात तो समझ में आती है कि अगर एनुअल के बजाय मंथली कंपाउंडेड होगा कोई भी CI तो हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। जितना कम समय में कंपाउंड हो रहा है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, है ना। जैसे साल भर में कंपाउंड हो रहा था, साल भर में संयोजित हो रहा था ब्याज, तो जो ब्याज बनता 6 माही संयोजन में उससे ज़्यादा ब्याज बनेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि सालाना रेट 10% है, अगर 6 माही संयोजन होता तो रेट हो जाता इफेक्टिव जो है 1 साल का 10.25, क्योंकि 6 महीने का 5%, अगले 6 महीने का 5%, फिर 5 का 5% 0.25, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम संयोजन का समय घटाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो अगर साल भर का संयोजन का समय हम लेके चलें, साल भर का संयोजन का समय हम लेकर के चलें तो आपको देखिए पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000 का 6.5%। 8,000 का 6.5% निकालना आसान है। 13% निकालिएगा, 13 अट्ठाईस 4, 10 40, उसका आधा 520। फर्स्ट ईयर आपको 520 मिलना है। सेकेंड ईयर क्या होने वाला है, देखिए सेकेंड ईयर होने वाला है आपको समय जो है वो 6 ही महीना है। जो साल भर का समय था वो 6 महीना हो गया, मतलब रेट आपको 3.25 ही लेना पड़ेगा। 3.25 निकालना है तो आप 13% निकाल लीजिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 13% अभी अभी हमने निकाला था 1040, उसका आधा 520, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसका आधा 260 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। इस 520 पर भी फिर 13/4% मिलेगा, 3.25 मिलेगा परसेंट। तो 520 का 13% अगर हम निकालें तो देखिए कितना होगा, 13 दूनी 26 के 6, है ना, हाथ में रहा 2 13 65 2 67 रुपये 60 पैसे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 3.25% हम निकालना चाहते हैं। फर्स्ट में पूरा साल है तो 6.5% मिला है, सेकंड में पूरा साल नहीं 6 ही महीना है तो 3.25% ब्याज आपको मिला है। क्लियर है, छोटी सी बात है, समझिएगा। 67 रुपया 60 पैसा, 520 का 13% आया, हमको 3.25% चाहिए तो इसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे। आसान है डिवाइड करना। 64 अगर लें आप 16 पूरा आ रहा है, बाकी बचा 3 रुपया 60 पैसा, उसका वो 1/4 90 पैसा। यहाँ पर जो ब्याज आ रहा है 16 रुपया 90 पैसा। यानी अगर हम लोग एनुअल कैलकुलेशन करें ब्याज का, एनुअल कंपाउंडिंग करें इंटरेस्ट का, तो हमारे पास टोटल ब्याज जो आएगा वो 796 रुपया 90 पैसा आएगा एनुअल कंपाउंडिंग में। तो
तो मंथली कंपाउंडिंग में इससे नीचे तो कभी ब्याज नहीं हो सकता, इससे हमेशा ऊपर ही होगा। और आप यहाँ देखें, इसमें 790 टका 54 पैसा ब्याज है, यहाँ 788 टका 98 पैसा ब्याज है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास से गया, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, आंसर क्या होगा उसकी चर्चा अभी हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं। अभी जो कंपाउंडिंग है वो मंथली हो चुका है, मंथली हो चुका है तो जो साल भर में 520 बन रहा था ब्याज हमारा, वो एक महीने में कितना बनेगा, 520/12 है ना, एक महीने में, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 520/12 और कटा लीजिए ये 130/3 है ना, यानी एक महीने का ब्याज आता है 120/3। और आप बात कीजिए कि 18 महीना है, 18 यूनिट टाइम है हमारा, तो पहला जो ब्याज आएगा उसको कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18C1 से। ठीक है, क्लियर है, फिर 18C2 से, फिर 18C3 से, इसी तरह से चलता रहेगा। 18C1 का वैल्यू कितना आएगा, 18। 18C2 का वैल्यू, 18C2 फैक्टोरियल 18/2 गुना फैक्टोरियल 16, पीछे से 16 हट जाएगा, 18 गुना 17/2, 2 से 18 कट जाएगा, 9 गुना 17। ठीक है, 2 का ही हमको काम है, उससे ज़्यादा काम नहीं। फिर भी आप इसको निकालना चाहते हो तो देखिए ये बनेगा 18 गुना 17 गुना 16/3 गुना 2 है ना, तो 3 दूनी 6 तिहाई 18, 17 तिहाई 51, 51 गुना 16, 51 गुना 16 आपके पास हो गया कितना, 16 के 16 और 16 5 80, 816। ठीक है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 816। क्लियर है, चलिए हमको उसके आगे जानना नहीं है, अभी यही हमारा काम हो जाएगा। तो जो पहली बार ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 520/12, और ये इसको 18 बार हमको जोड़ना है, तो पहला ब्याज हमको मिल गया 520/12 गुना 18। अगला जो ब्याज मिलेगा इसका है ना, साल भर में 6.5% मिलता है, तो आप बताइए कि एक महीने में कितना ब्याज मिलेगा, एक महीने में ब्याज मिलेगा 6.5/12%, यानी 13/2400 भाग है ना। तो अगली बार ये हमको मिला था 8000 का 13/2400 भाग, अब इसका 13/2400, मतलब अगला जो ब्याज मिलेगा 520/12 है ना, गुना 13/2400 गुना ये वैल्यू 9 गुना 17। उसका अगला जो ब्याज मिलेगा 520/12 गुना 13/2400 का स्क्वायर। हर बार ये अगला ब्याज निकालने के लिए ब्याज प्रतिशत से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, गुना ये वैल्यू 816 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह से। कितना बार चलेगा, तो 18C1 से लेकर 1818 तक लिखने में 18 टर्म्स होंगे टोटल। क्लियर है, अब हमको ब्याज कैलकुलेट करना है। ये ब्याज कितना आ गया, ये इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। ये हम कटा चुके हैं 130/3 पहले ही हमने लिख लिया है। यहाँ भी आप 130/3 ही इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये कट जाएगा, 6 बार में 13 × 78 780 रुपये आ गया। यहाँ भी आप 130/3 ही इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट अगर आप करना चाहें तो ये काफ़ी आसान है, भारी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1 0 1 0 आप काट दीजिए, 3 तिहाई 9 काट दीजिए, ठीक है, 3 8 24 काट दीजिए, ये ऐसा कुछ हो गया। ये हो गया 169 गुना 17, 169 गुना 17 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, 17 9 153 का 3 हाथ में रहा 15, 17 छाके 102 और 15 117 के 7 हाथ में रहा 11, 17 के 17 11 28/8, ठीक है ना। और ये पहले से एक और 10, 8 से इसमें भाग दे दीजिएगा अगर, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 तिहाई 24, 8 5 40, 8 9 72, 35 रुपया 90 पैसा के आसपास आएगा। ये 780। अभी तक जो हमारा ब्याज है वो हमारा ब्याज बन चुका है 8,815 रुपया 90 पैसा, 8,815 रुपया 90 पैसा। अगला जो ब्याज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो क्या होगा, देखिए 13/2400 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 816 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो पहले वाला ब्याज था उसमें 13/2400 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 816, फिर 153 से भाग भी हो रहा है। 8 तिहाई 2400 लगभग तीसरा भाग है, एक तो 13/2400 आएगा, 13/3 है और फिर उसमें 100 से भाग हो रहा है, ठीक है। 13/3 का मतलब लगभग 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको फिर डिवाइड कर रहे हैं 153 से, ठीक है। तो 150 से लगभग डिवाइड कर रहे हैं, 4 से गुना और 150 से डिवाइड, तो ये वो वैल्यू जो है लगभग ये पहुंचेगा 50 पैसे के आसपास। देखिए आप अगर किसी चीज़ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो ब्याज निकल के आया था उसमें 13/2400 से हमने मल्टीप्लाई किया, 153 हट के
153 से भाग हो गया और उसके जगह पे कितना आ गया 816। ये लगभग हम मान लेते हैं कि 3 गुना है, ठीक है। ये लगभग 4, तो 4/153 है ना, लगभग कितना आ जाएगा, 4 से गुना करें और 153 से भाग कर दें तो 35 को 4 से गुना करें अगर कितना 140 है ना, 140 को फिर 153 से भाग करें तो 1 रुपया से कम वैल्यू आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक। फिर अगला जो वैल्यू आएगा वो इससे और भी कम आएगा, और जो अगला वैल्यू आएगा वो और भी कम आएगा, और इस तरह का यहाँ 2 टर्म हमने कैलकुलेट किया है। आगे हमारे पास 16 टर्म कैलकुलेट करने के लिए बाकी है, और वो जो वैल्यूज होगा वो 1 रुपया से बहुत ज़्यादा घटता चला जाएगा, ठीक है। इतना घटता चला जाएगा कि इन सब का वैल्यू जोड़ करके भी शायद 1 रुपये के बराबर नहीं हो, या 1 रुपये से बहुत कम हो, या बिल्कुल थोड़ा आसपास हो। तो ये वैल्यू बढ़ करके जो ब्याज है हमारा वो कभी भी 8,907 रुपया 56 पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि 8,907 रुपया 56 पैसा होने के लिए इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, देखिए यहाँ 15 है, 85 और 7, 92 रुपया का अंतर लाना पड़ेगा, और ये 16 टर्म जोड़ करके कभी भी 92 रुपीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 रुपया से काफ़ी कम आ गया है, ये और भी कम आएगा, ये और भी कम आएगा, इस तरह से कम होता चला जाएगा। और 16 टर्म है, मात्र 16 को जोड़ करके 1 रुपया के बराबर भी शायद ना पूरा हो, ठीक है। तो 92 रुपया तो पूरा कभी हो नहीं सकता, इसलिए आंसर जो हमारा होगा वो यही होगा 8,816 रुपया 97 पैसा। हम बहुत पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ के बाद का कैलकुलेशन करना आवश्यक नहीं है, और कैलकुलेशन आपसे पूछा भी नहीं। अगर हम इसको बनाना चाहते इस क्वेश्चन को तो हमको लॉग पर बनाना होता, लॉग पर बनाने का तरीका आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं अमाउंट बराबर क्या आता है हमारे पास 8000 गुना 1 + 65/12 × 100 टू दी पावर 18, लॉग ले लेते तो लॉग ए बराबर आता कितना, लॉग 8000 + 18 लॉग इतना 1 + 6.5/1200, और ये वैल्यू निकाल लेते, ये वैल्यू समथिंग x आता अगर लॉग ए का वैल्यू, तो a बराबर हम लोग निकाल लेते कितना NT log of x, ठीक है। तो आपके पास लॉग टेबल तो अवेलेबल होता नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते। मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए एसएससी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि एसएससी लॉग टेबल अलाउ नहीं करती है। तो उसने क्या चाहा, उसने ये चाहा कि आप यहाँ तक कैलकुलेट करें और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन करें कि ये वैल्यू कहाँ तक पहुँच पाएगी। क्लियर है बातें? तो हमारे पास आंसर यही आएगा 8,816 रुपया 97 पैसा। बातें सब समझ में आ रही होगी, और यहाँ हमने सीख लिया कि जो मैजिक नंबर्स है वो कहाँ से आते हैं। आगे जब कभी आपको इस्तेमाल करना हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीआई के अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सबको एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।